चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने आधुनिक सुविधाओं से लैस भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जनता को समर्पित किया। रानी कमलापति निजी भागीदारी से तैयार किया गया देश का पहला रेलवे स्टेशन है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास इंतजाम है। यहाँ बनाए गए एयर कॉन्कोर्स में 2000 यात्री एक साथ अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। जी हाँ, और आपको बता दें स्टेशन की खासियत और सुविधाओं की लिस्ट काफी लंबी है, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन स्टेशन का नाम भी बेहद ही खास है। स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। कमलापति 16वीं सदी में भोपाल की आखिरी हिंदू रानी थी। उनके नाम पर स्टेशन का नाम रखकर पूरे आदिवासी समुदाय को एक संदेश देने की कोशिश की गई है। गिन्नौरगढ़ के गोंड राजा निजाम शाह की महारानी कमलापति भोपाल की आखिरी हिंदू रानी थी, जिसके नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा गया है। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश वाकई बेहद खूबसूरत। और शिवांगी, देखकर ऐसा लग रहा है कि हम शायद किसी एयरपोर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल, और केवल स्टेशन का नाम ही नहीं बदला गया है नवजोत, बल्कि पूरे स्टेशन का कायाकल्प ही हो गया है। पीएम मोदी ने आज एक अत्याधुनिक स्टेशन की सौगात भोपाल को दी है। क्यों शगुफ्ता? अब देखिए, रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं तो इस रेलवे स्टेशन पर आपको एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे नवजोत कह रही हैं, तमाम तरह की सुविधाओं के साथ ये रेलवे स्टेशन लैस है। तो भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की बहुत सारी खूबियां हैं। इस स्टेशन पर हर वो सुविधा आपको मिलेगी जो किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिलती है। स्टेशन की खूबियों पर विस्तार के साथ देखना चाहते हैं तो हमारी रिपोर्ट जरूर देखिए। ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुकेगी, लेकिन नजारा एयरपोर्ट जैसा दिखेगा। मुसाफिर अपने कदम रेलवे स्टेशन पर रखेंगे, लेकिन एहसास हवाई अड्डे सरीखा होगा। हिंदुस्तान की जमीन पर ये रेलवे की आसमानी उड़ान है और भोपाल अपने स्टेशन पर इटला रहा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को न केवल नई पहचान मिली है, बल्कि नया नाम भी मिला है। हबीबगंज इस स्टेशन का गुजरा वक्त था और रानी कमलापति इस स्टेशन का सुनहरा भविष्य है। देश का ये शानदार स्टेशन नए रेलवे की नई पहचान है और रेलवे की बरसों पुरानी परंपरा से आगे आधुनिकता का नया मॉडल है। पोस्टर बना करके ही सही, लेकिन हबीबगंज के नाम को, यानी जो पुरानी निशानी थी, उसे पूरी तरीके से मिटा करके अब नया नाम अब रेलवे स्टेशन पर लिख दिया गया है। अंतिम गोंड शासक थी भोपाल में रानी कमलापति, जिनके नाम पर अब रेलवे स्टेशन का नाम हुआ है। एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके बाद अब यहाँ पर ये नाम परिवर्तित कर दिया गया है। भोपाल का ये रेलवे स्टेशन आधुनिकता के हर पैमाने पर 100% खरा उतरता है। यहाँ ना तो बाकी रेलवे की तरह भविष्य में आपको भीड़ भाड़ नजर आएगी, ना किसी तरह की अफरा तफरी रहेगी। मतलब यहाँ आने के बाद आपको पुराने जमाने के रेलवे स्टेशन की छवि से छुटकारा मिल जाएगा। इस रेलवे स्टेशन की आधुनिकता रेलवे के भविष्य का नया पैमाना साबित हो, इसकी यहाँ हर मुमकिन कोशिश नजर आती है। रानी कमलापति निजी भागीदारी से तैयार किया गया देश का पहला रेलवे स्टेशन है। यहाँ सुविधाओं और सुरक्षा का जैसा इंतजाम है वो पूरे देश में किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं। इस स्टेशन की वर्ल्ड क्लास व्यवस्था का सबसे खास हिस्सा है यहाँ बनाया गया एयर कॉन्कोर्स, जहाँ एक साथ 900 यात्रियों के बैठने की जगह है। इस एरिया में 2000 यात्री एक साथ अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। ये जो एयर कॉन्कोर्स आप देख रहे हैं, आमतौर पर इस तरह की तस्वीर आपने एयरपोर्ट पर देखी होगी, जहां पे फ्लाइट्स का इंतजार करने के लिए जो पैसेंजर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, वो एयर कॉन्कोर्स के नीचे बैठते हैं और वहां पे लाइन से
कतारबद्ध कुर्सियां जो होती हैं वो लगी रहती हैं, लेकिन ये वेटिंग एरिया आमतौर पर जो दूसरे रेलवे स्टेशन होते हैं उस पर आपने प्लेटफॉर्म पर ही कुर्सियां लगी हुई देखी होंगी, टेबल लगी हुई देखी होंगी, लेकिन ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप है जो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है और इसीलिए यहाँ पे एयरपोर्ट की तरह ही वेटिंग एरिया भी बनाया गया है। ये एयर कॉन्कोर्स है और ये इस पूरे रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत भी है। लेकिन इसके अलावा आप देखें, आमतौर पर रेलवे स्टेशनों पर अगर आप देखें तो जगह बेहद कम होती है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म अगर जाना होता है तो जो फुट ओवर ब्रिज होता है उस पर इतनी कम जगह होती है कि लोग टकराते हुए निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। चौड़ी जगह दी गई है फुट ओवर ब्रिज के साथ में ताकि लोग एक दूसरे से टकराए नहीं, आवागमन के लिए ज्यादा जगह उन्हें मिल पाए। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कई मायनों में निराला है। मसलन ये ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के तहत बनाया गया है। स्टेशन की बिल्डिंग में तापमान को कंट्रोल करने के लिए इंसुलेटेड शीट्स लगाई गई हैं, जिससे गर्मी के दिनों में एसी की जरूरत नहीं होगी। बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दिन के समय यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रोशनी आ सके। इन उपायों के चलते इस स्टेशन पर बिजली की खपत कम होगी, लेकिन जरूरत के मुताबिक बिजली की आपूर्ति के लिए यहाँ सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। बेहतर वेंटिलेशन, रिसाइकिल योग्य सामग्री का उपयोग और वाटर हार्वेस्टिंग के इंतजाम के चलते ये देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अब जरा रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम की ये झलक भी देखिए। इस वेटिंग रूम में यात्रियों की हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज जो तैयार है उसमें सुविधाओं का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। जो यात्री हैं उनको एयरपोर्ट की तरह ही सुविधाएं मिल सके, उसी के लिए एक वीआईपी वेटिंग लाउंज जो बनाया गया है उसकी तस्वीर बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलती है जैसे कि वीआईपी एयरपोर्ट लाउंज एयरपोर्ट पर होता है। हवाई अड्डों पर आपने देखा होगा इस तरीके के काउच यानी सोफे जो हैं वो लगे रहते हैं वीआईपी एरियाज में, और वहां पर जो वीआईपी होते हैं वो इसी तरीके के जो सोफे हैं उनमें बैठ करके अपनी फ्लाइट्स का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ पर रेलवे स्टेशन के भीतर ये सुविधाएं दी जा रही है। इस स्टेशन पर न केवल शानदार वेटिंग रूम है, बल्कि आपके वक्त को खास और यादगार बनाने का भी इंतजाम है। वेटिंग एरियाज जो है वो इस तरह से बनाया है कि पैसेंजर्स को यहाँ पे वक्त बिताने में बोरियत ना हो, वो बोर ना हो। इसके लिए जो है एंटरटेनमेंट जोन है, फूड कोर्ट है, रिटेल एरिया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश के व्यस्तम स्टेशन में से एक माना जाता है। स्टेशन के नए स्वरूप में सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास है, सुविधाओं के मामले में तो सुरक्षा भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, और यही वजह है कि गुड न्यूज टुडे की टीम आपको दिखा रही है उस सर्विलांस रूम की तस्वीरें जहां से इस पूरे रेलवे स्टेशन पर नजर रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर यहां से नजर रखी जाएगी इस रेलवे स्टेशन के 170 कैमरों से करीब 4 लाख स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल पूरी तरीके से निगरानी में रहे। रेलवे का चेहरा पिछले कुछ सालों में काफी बदला है। कभी सरकारों की कृपा पर रहने वाले रेलवे के दरवाजे अब निजी भागीदारी के लिए खुल चुके हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सरकार और निजी भागीदारी की शानदार मिसाल है। ये रेलवे के नए युग की शुरुआत है और भोपाल का ये रेलवे स्टेशन नई पहचान के साथ अब मुसाफिरों के स्वागत के लिए तैयार है। रविशपाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इससे पहले जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शामिल हुए थे। भोपाल में हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश के विकास में आदिवासियों के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनजातियों ने जीवन का उत्तम ज्ञान ग्रहण किया। आज़ादी के बाद देश पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद कर रहा है। देश को इस बारे में बताने में कंजूसी बरती गई। प्रधानमंत्री ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में हुए इस कार्यक्रम में राशन आपके ग्राम योजना और हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन जनजातियों को साथ लिए बिना ये लक्ष्य पाना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने प्रभु श्री राम की कथा से जनजातियों का महत्व भी बताया।
भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया है। वनवास के उसी कालखंड में प्रभु राम ने वनवासी समाज की परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन के तौर तरीके, जीवन के हर पहलू से प्रेरणा पाई थी। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की बात करते हैं, जिस मौके पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी नारायण गुप्ता से मुलाकात की। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हालचाल जाना। इतने अनुभवी नेता से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आत्मीयता के साथ बातचीत की, उसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा की जा रही है। क्यों शिवांगी? बिल्कुल, और इस बातचीत के दौरान पीएम ने उनकी सेहत के बारे में भी पूछा और साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो वो बेहिचक बता सकते हैं। 100 साल पूरे कर चुके लक्ष्मी नारायण गुप्ता देश के बचे इक्के दुक्के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। उन्हें अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। वो मध्य प्रदेश के सरकार में राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो बता दें आपको, देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर आज पीएम मोदी ने संसद परिसर में बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बिरसा मुंडा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कई अन्य नेता मौजूद रहे। सबने आजादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। जी हाँ, जनजातीय जीवन, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को आम जनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। 15 से 22 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाले समारोह के माध्यम से जनजातीय नायकों को और उनके योगदान को याद किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि आज झारखंड का स्थापना दिवस भी है और आज प्रधानमंत्री ने उस पर भी बधाई दी। और जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि भोपाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम में जनजातीय कला के रंग भी देखने को मिले। यहाँ कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जनजातीय दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम में शिवराज पूरी तरह जनजातीय रंग में नजर आए। आप भी देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये अनोखा अंदाज। बढ़िया। जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में सीएम शिवराज पर चढ़ा आदिवासी नृत्य का रंग। सिर पर आदिवासी कला से सजी पगड़ी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल आदिवासी अंदाज में नजर आए। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में रविवार को इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आदिवासी समुदाय ने अपने अंदाज में सीएम का स्वागत किया। सीएम शिवराज भी आदिवासी कला के हर रंग से रूबरू हो रहे थे। कभी हाथ में धनुष लेकर थिरके सीएम तो कभी मृदंग के साथ आदिवासी अंदाज में नृत्य किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के तमाम जिलों से बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे थे। आदिवासी गौरव दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो भी बदल ली। अब सोशल मीडिया पर भी आदिवासी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तो ये रंगारंग तस्वीरें आपने देखी और मध्य प्रदेश के श्योपुर में भक्ति का रंग जमा तो कांग्रेस विधायक जो थे वो झूम उठे। खाटू वाले श्याम बाबा की जयंती पर श्योपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल भी शामिल हुए। शोभा यात्रा में धार्मिक गीत संगीत गूंजा
तो जंडेल खुद को रोक नहीं पाए और जमकर थिरके। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां माता अन्नपूर्णा की मूर्ति की पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हाँ, इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां की पूजा की और 108 साल बाद दोबारा माता अन्नपूर्णा के दिव्यतम स्वरूप की स्थापना की। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गया था। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति का वाराणसी में आने पर दुर्गा माता के मंदिर में मूर्ति विश्राम हुआ, जिसके बाद आज सुबह पूरी साज सज्जा, मंत्रोच्चार और वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच माता की मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली गई। महादेव की नगरी तो है ही, अन्नपूर्णा का धाम भी है और अन्नपूर्णा के बारे में कहा जाता है कि वो शंकर की यानी महादेव की प्राण लभा है और काशी को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि माँ पोषण करती है यहाँ के जो लोग हैं उनका, तो जीवित रहते माँ पोषण करती है। और जब व्यक्ति का शरीर शांत होता है तो महादेव तारक मंत्र से उसको ताड़ते हैं। हम आपको सीधे दिखाते हैं कि किस तरह से ये शोभा यात्रा आ रही है। कह सकते हैं कि स्कूल कॉलेजेस के लोगों या फिर जिस तरह से जो और स्थानीय निवासी हैं, क्योंकि काशी के धर्माचार्यों को इसमें बुलाया गया है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और हम कहेंगे कि एक बार फिर से आप देखिए जो मूर्ति है उसका रथ जो है जिसमें माँ आ रही है, किस तरह से इसमें लोग जो है वो तो है ही शामिल, लेकिन जो आसपास खड़े लोग हैं वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं। ये इस समय लाई जा रही है प्रतिमा का रथ है, ये यहाँ से ये प्रतिमा लाई जा रही है और आप देखिए कि लोग आ रहे हैं। अब सीधे इस रथ को हम देख रहे हैं और पीछे आप चलते हुए डमरू से स्वागत उनका, डमरू से आरती माँ अन्नपूर्णा की, क्योंकि अन्नपूर्णा शंकर प्राण वल्लभा यानी शंकर की प्राण वल्लभ है, यानी महादेव की नगरी में जो भी महादेव का अर्चन करता है, महादेव को मानता है, माँ अन्नपूर्णा उनके लिए भी बेहद खास है, उनका पोषण करती है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा ही है कि काशी में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। आप देख रहे हैं ये अन्नपूर्णा रथ है, इसी पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है और माँ अन्नपूर्णा अब उस जगह पर पहुंच चुकी है 18 जिलों से होते हुए जो उनकी नगरी है, जो महादेव की नगरी है यानी काशी। और अब ठीक उसी जगह जहां पर माँ को विराजमान होना है, श्री विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में उनके प्रांगण में माँ विराजमान होंगी। और उसके बाद जो भी कोई विश्वनाथ मंदिर में आकर के दर्शन करेगा वो महादेव के भी दर्शन करेगा। तो हम कह सकते हैं महादेव के दर्शन के साथ माँ अन्नपूर्णा के दर्शन होंगे और अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन के साथ महादेव के दर्शन होंगे। उल्लास का, उत्साह का माहौल है और फूल भी बरसाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे रास्ते होते रहे। माँ जिन 18 जिलों से होकर के गुजरी, उन 18 जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं। इस समय जो हो रहा है वो डमरू आरती है, यानी डमरू बजा करके माँ का स्वागत हो रहा है। और ये खास काशी की परंपरा है जिसमें इस तरह से स्वागत होता है। शोभा यात्रा बाबा विश्वनाथ मंदिर पर आकर संपन्न हुई। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरती उतारकर स्वागत किया और मां की मूर्ति को मंदिर प्रांगण तक ले गए। सबसे पहले मंत्रोच्चार के बीच माता की मूर्ति की पूजा आराधना की गई। और फिर 108 साल बाद दोबारा माता अन्नपूर्णा के दिव्यतम स्वरूप की स्थापना की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ईशान कोण में बने मंदिर में मां की प्राण प्रतिष्ठा की गई। योगी आदित्यनाथ के हाथों मां की मूर्ति स्थापित की गई और उनका पूरा साजो श्रृंगार किया गया।
सीएम योगी ने मां अन्नपूर्णा को चांदी का मुकुट भी चढ़ाया। जो देश भर से लोग यहाँ आएंगे, जो दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका है ये, जब बाबा विश्वनाथ के धाम में ही मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी। तो कुल मिलाकर काशी में ना आज उत्सव सा माहौल है। एक और मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की स्थापना हुई है, वहीं दूसरी ओर आज देवउठानी एकादशी के मौके पर गंगा के घाटों पर अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। भोर में 4 बजे से ही अलग अलग जिलों से श्रद्धालु यहां पर पहुंचने लगे थे। घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ किया गया। सुबह सुबह वाराणसी की घाट पर गंगा आरती की भव्य तस्वीर देखने को मिली। पूरे पारंपरिक वेशभूषा में विधि विधान के साथ सुबह सुबह मां गंगा की आरती की गई और गंगा आरती का ये नज़ारा अद्भुत है। वैसे कहते हैं कि बनारस की सुबह अपने आप में बहुत खास है। और गंगा घाट की भव्य तस्वीरें आपने देखी। अब चलिए रुक करते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। अगर राजस्थान का शाही ठाट बाट आपको भाता है, अगर पसंद है, तो राजस्थान का अंदाज भी आपको लुभाएगा। लेकिन राजस्थान जाने की जुगत नहीं बन पा रही तो परेशान बिल्कुल ना होइए, क्योंकि आप दिल्ली में भी राजस्थान के दर्शन आसानी से कर सकते हैं और आपको ये दर्शन होंगे ट्रेड फेयर के राजस्थान पवेलियन में जाकर। बिल्कुल, दिल्ली में रहते हुए ही आपको ये फीलिंग आएगी कि आप राजस्थान में हैं। अगर आप इस ट्रेड फेयर के पवेलियन में घुसते हैं तो आपको सीधे राजस्थानी कला संस्कृति की खुशबू आने लगेगी। राजस्थानी गीत संगीत से लेकर साज श्रृंगार तक और खान पान से लेकर परिधान तक राजस्थान का एक एक रंग आपको यहाँ दिखाई देगा। तो घर पर बैठकर आप कीजिए राजस्थान के दर्शन। मैं आपको अभी सैर कराने वाली हूँ राजस्थान की। जब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरफ जो है वो राजस्थान लोकगीत गाए जा रहे हैं। वो ये है कि आत्मनिर्भरता की बात यहाँ की गई है। तो ऐसे लोकल कारीगर, लोकल जो बिजनेसमैन हैं, उनको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। चूड़ियों के बाज़ार मशहूर हैं जोधपुर के, तो वो भी यहाँ पर हैं। राजस्थान की चूड़ियाँ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ की, उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकल आर्टिस्ट। कोई सारी चूड़ियाँ हैं खूबसूरत। राजस्थानी लहरिया इज वेरी फेमस आल्सो। और ये है ना, ये 14 नवंबर से 27 नवंबर तक स्पेशल बन के आता ही है इसके लिए। तो इधर भी ज्वेलरी की मार्केट है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां राजे महाराजे रहे हैं, तो वहां से रॉयल्टी तो ज़रूर आनी चाहिए। वहीं ये शुभ एंटरप्राइजेस करके भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। ये सभी अलग अलग जायके, तड़के, सबकी यहाँ पर सुगंध है। खाने की जो भी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं राजस्थान की जो मशहूर हैं, उनके स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। राजस्थान के स्टॉल की अगर बात करें तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्या ख़ास यहाँ पर इस वक्त है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ श्रुतिका, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। वैसे अभी तो बस हमारी एक ही स्टोरी देख के शिवांगी का मन कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी तुरंत चली जाऊँ शो के बाद और शॉपिंग करके चली आऊँ। आपका ट्रेड फेयर एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं
बहुत पसंद करती हूँ ट्रेड फेयर जाना, क्योंकि वहाँ पर हर देश के हर कोने से कुछ ना कुछ मिल सकता है दिल्ली में रहते हुए। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, और एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। शगुफ्ता, मैं एक्साइटेड इसलिए हो रही थी, जितने प्यार से श्रुतिका ने कहा ना कि यहाँ पर आइए और तमाम जायकों का वो लीजिए, एंटरटेनमेंट और सब चीज़ें वहाँ पर एंजॉय कीजिए, तो इसलिए मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पर। वैसे हमारा 5 का शो वहाँ बहुत अच्छा होगा। पता है, मैं जितनी बार भी गई हूँ ना ट्रेड फेयर, मेरे लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है एक तो वहाँ के पहली बात मसाले, दूसरी वहाँ का जो ऑथेंटिक फूड होता है। तो मेरे जैसे जितने फूड लवर्स है ना, आपको ज़रूर जाना चाहिए। फिलहाल मैं आपको खादी के स्टॉल पर लिए चलती हूँ, क्योंकि वहाँ से भी बहुत अच्छी चीज़ें शॉपिंग का मन हो। जैसे कि शिवांगी अपनी लिस्ट तैयार कर रही है शॉपिंग की, तो शिवांगी ज़रा ये स्टोरी देखिएगा। ट्रेड फेयर में खादी पेविलियन आपको लिए चलते हैं, जो बिल्कुल आपको अट्रैक्ट करेगा। खादी केवल कपड़ा नहीं है, बल्कि इसका संबंध आज़ादी की लड़ाई से भी है, और मौजूदा समय में खादी आत्मनिर्भरता का एक परिचय भी है। जी हाँ, खादी ग्राम उद्योग खुद को वक्त की जरूरत के हिसाब से ढाल भी रहा है। ये बदलाव कपड़ों में भी दिखता है, और खादी ग्राम उद्योग के तहत चलने वाले कुटीर उद्योगों में भी इसकी झलक दिखाई देती है। खादी की ये विकास यात्रा ट्रेड फेयर में दिखाई दे रही है। वक्त के साथ कदम ताल करते खादी ग्राम उद्योग की एक झलक आप भी देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खादी इंडिया के पवेलियन में, जो कि इस वक्त इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या नया है इस बार के खादी में। साड़ियाँ हैं जो कि अलग अलग राज्यों से आई हैं। यहाँ कर्नाटक की साड़ी है, कर्नाटक के सूट हैं, कर्नाटक के कपड़े हैं, तो वहीं वेस्ट बंगाल की रेशमी साड़ियाँ हैं। सभी बहुत रंग बिरंगी सुंदर साड़ियाँ यहाँ पर इस वक्त लगी हुई हैं, और जल्द ही ये नॉर्मल आम पब्लिक के लिए भी 18 तारीख से खोल दिया जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ सजाया गया है इन सभी साड़ियों को। चूँकि खादी इंडिया भारत को जोड़ता है, खादी इंडिया दिखाता है कि भारत एक साथ क्या क्या कर सकता है, उसका एक नमूना है खादी इंडिया। यहाँ खादी झलक रहा है। जो खादी है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरती का प्रतीक है, यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस बार 5 पिलर्स पर खादी इंडिया का ये जो पवेलियन है ये तैयार किया गया है। आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है, और वही यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हनी है, जो कि शहद सबसे ज़्यादा अमृत माना जाता है। हमारे यहाँ हर जगह ये इस्तेमाल होता है, और ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हनी डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। और ये सर क्या खास बात है इस हनी की? मैम ये हमारा फ्लोरा हनी है। हम लोग जो भी जिस नेक्टर से हनी लेके आते हैं, हम फ्लोरा बाई इसको हम लोग सेल करते हैं, जिससे ये अलग अलग फ्लावर अलग अलग बीमारियों में हेल्प करता है इसको हटाने में। अलग अलग बीमारियों में मदद करता है ये शहद, और ये यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। इसकी प्रदर्शनी है यहाँ देख सकते हैं कि पेपर बनाने की हाथों से ये मशीन है, कैसे हाथों से यहाँ से पेपर बनता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे पेपर बनता है, और ये बैग्स बनाए जा रहे हैं खादी इंडिया के, और पूरे देश भर में इनका इस्तेमाल हो रहा है। इस तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो मशीन्स दी गई हैं, इलेक्ट्रिक चाक मशीनें हैं जो कि यहाँ लगी हुई हैं, और इनसे बनाए जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन। इनको देखें तो पता चलता है कि कैसे जो लोकल लोग हैं, कुम्हार हैं, उनको एक सूत्र में बांधा जा रहा है ताकि वो आगे आ सके और वो आगे बढ़ सके। जब चरखा चलता है, यहाँ से धागा बनता है, और उसके बाद जब ये धागे का रोल बन जाता है, उसके बाद इसे वीवर्स को दे दिया जाता है, जिसके बाद ये खूबसूरत पश्मीना बनकर निकलती है, जो बहुत मशहूर है, विदेशों तक जाती है। और ये पहचान है खादी की, सबसे ज़्यादा ये पहचान है भारत के उस संघर्ष की, भारत के हर उस लोकल आर्टिसन की, उस कारीगर की, जो इसमें रात दिन अपना पसीना बहाकर मेहनत कर कर इसको बनाते हैं और हम सभी तक इसे पहुंचाते हैं। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ श्रुतिका, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे।
वैसे देखिए, ट्रेड फेयर में हुनर हाट पवेलियन भी खूब चर्चा बटोर रहा है। ट्रेड फेयर समेत देश में 3 जगहों पर हुनर हाट चल रहा है और पवेलियन में हाथ के कारीगरों का काम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। शिवांगी, बिल्कुल, और हुनर हाट का मकसद हाथ के कारीगरों को मंच प्रदान करने के साथ साथ विलुप्त होती जा रही विधाओं को भी संरक्षित करना है। हुनर हाट में आ रहे लोग अपना रोजगार भी चला रहे हैं और कला को भी बचा रहे हैं। हुनर, वो हुनर जो कि आपके हाथों के जरिए आप किसी का भी मन मोले, किसी के दिल में जगह बना ले, ऐसे हुनर और इसी हुनर को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस बार जगह दी गई है। अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय के द्वारा इस हुनर हाट को जो है वो यहाँ पर इस बार पवेलियन जो है वो खास तौर पर बनाया गया है और इस पवेलियन के अंदर बहुत सी हुनर को आपको देखने का मौका मिलेगा और आपको तस्वीरों के ज़रिए और यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से वो हमारे कारीगर जिनकी जो कलाएं हैं, हाथों की कला जो लगातार विलुप्त होती जा रही थी, उसको बढ़ावा देने की कोशिश इस बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो है वो देखने को मिल रही है। ये चरखा है गांधी जी का, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सूत को पूरी तरीके से बुना जा रहा है, किस तरीके से सूत और उसके बाद उस सूत के ज़रिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं, दरियाँ तैयार की जाती हैं, शॉल तैयार की जाती हैं। ये पूरी तरीके से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आपको देखने का मौका मिलेगा। ये वो कारीगर हैं जो कि पिछले कई सालों से अगर कहा जाए तो लगातार अपनी सेवाएं देश के अंदर देते आ रहे हैं, लेकिन ये जो सेवाएं हैं, ये जो कारीगरी है वो लगातार जिस तरीके से विलुप्त होती जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश इस बार हुनर हाट में जो है वो देखने को मिल रही है। और भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से इस बार हुनर आर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से ये बढ़ावा दिया गया है और मोस्ट प्रोबेबली अगर कहा जाता है तो इसमें अल्पसंख्यक समाज से जो जुड़े लोग होते हैं वो अपनी कलाएं जो है वो यहाँ पर दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लकड़ी है, बहुत ही लाइट वेट में ये लकड़ी है और इस लकड़ी के ज़रिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये फूलों को जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है। देखिए लगातार ये इस तरीके से इस फूल को जो है वो डेवलप किया जाता है। ये देखिए ये क्या महीन कारीगरी है और बहुत ही सुंदर। और इस फूल के ज़रिए अगर कहा जाए तो आप देख सकते हैं कि कोई इसमें मिलावट, कोई किस तरीके का केमिकल या किस तरीके का नहीं है, वॉशेबल है। यहाँ पर ये अगरबत्ती अगर कहा जाए जो कि खुशबू बिखेरती है, उसको बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और किस तरीके से ये बनाते हैं अपनी हुनर के ज़रिए। कहाँ से आए हैं आप? कन्नौज से सर। कन्नौज से आए हैं दिल्ली? जी। अच्छा, कब से ये कारोबार कर रहे हैं आप? ये हो गया लमसम 3-4 साल। 3-4 साल जी। कैसे बनती है ये अगरबत्ती और कितना आपको कारोबार मिल पाता है इस? ये चंदन का पाउडर रहता है, उसके जरिए बनाया जाता है। अपना फ्रेगनेंस जो भी डालना चाहते हैं इसमें, चंदन है, मोगरा है, गुलाब, रोज़ का, अलग अलग फ्लेवर डाल के बना सकते हैं आप इसको। अच्छा, तमाम तरीके की आपको कलाकृतियाँ और इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो हुनर जो है वो इस बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो है वो फिलहाल देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन दीपक बिस के साथ सुशांत मेहरा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। खबरों का मेन्यू तो है ही, लेकिन हमारे मेन्यू में आज कचौरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कह सकते हैं इट्स अ कचौरी ब्रेक। लौटते हैं, देखते रहिए चाय पर चर्चा। नमस्ते, मैं हूं कार्तिक आर्यन और मैं आपको दिखाने वाला हूं फौजियों के गांव की अच्छी और सच्ची कहानी, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और अब बात एक ऐसे स्टार्टअप की जो आपको सुकून देगा, टेंशन फ्री करेगा। किसी सुहाने सफर के बीच सुनसान सड़क पर अगर आपकी गाड़ी का डीजल खत्म हो जाए तो फिर परेशान होने के अलावा कोई उपाय नजर नहीं आता। लेकिन अब टेंशन लेने या परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसका कारण नवजोत आपको बताएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि अब आप कहेंगे कि भाई इलाका सुनसान है, फ्यूल खत्म हो गया है, परेशान कैसे ना होंगे। परेशानी होती है, लेकिन उसका हल आपको बताते हैं। ये मुमकिन है। जो स्टार्टअप के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी इसी परेशानी को दूर करेगा। वडोदरा में एक स्टार्टअप के तहत 4 दोस्तों ने पेट्रोल डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये आइडिया पूरे देश में काम करने लगा है।
आज के आधुनिक जमाने में बस एक फोन कॉल और आपके पसंद का खाना आपके दरवाजे पर। बस एक फोन कॉल और आपके पसंद के कपड़े आपकी अलमारी में। और अब तो बस एक फोन कॉल और पेट्रोल डीजल आपकी गाड़ी तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, पिज्जा, बर्गर, कपड़े और दूसरे सामान की तरह पेट्रोल डीजल की होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो कुछ ऐसा ही किया है वडोदरा गुजरात के 4 दोस्तों ने। दरअसल कुछ साल पहले पूर्वम पटेल, अलय पटेल, व्योम अमीन और सपन पटेल राजस्थान घूमने गए थे, जहां उनकी कार का डीजल खत्म हो गया। चारों दोस्त रास्ते में फंस गए क्योंकि पास में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। पास के गांव से महंगे दाम पर डीजल मंगवाकर किसी तरह से उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में इन 4 दोस्तों के दिमाग में जो विचार आया वो आज एक कंपनी के रूप में सच हो गया। चारों दोस्तों ने मिलकर फ्यूली सर्विस नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया, जो कहीं भी कभी भी किसी को पेट्रोल डीजल केवल एक कॉल पर उपलब्ध कराती है। एग्जैक्टली क्या है, फ्यूली डीजल एट डोर तक डिलीवर करता है। अभी फ्यूली की प्रोडक्ट रेंज में है बाउजर, फम्प और जेरिकन। बाउजर जो वो है जो पीछे टैंक और डिस्पेंसर लगा होता है, जो इंडस्ट्री को सर्व करता है। और हमारी एडिशनली 2 मंथ्स पहले 2 प्रोडक्ट ऐड की है, वो है फम्प और जेरिकन। तो बेसिकली फम्प का लेमन लैंग्वेज वो होता है कि स्टोरेज टैंक विद डिस्पेंसर। तो हम वो टारगेट करना चाहते हैं विलेजेस, कि विलेजेस में इतना शॉर्टेज होता है डीजल का कि लोग को 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर लेने जाना पड़ता है। वो फम्प से वो हम सॉल्यूशन वो लाएंगे कि फम्प एक स्पेसिफिक लीटर का स्टोरेज टैंक होगा डिस्पेंसर के साथ, जो विलेजेस के सरपंच या एग्जाम्पल कोई भी हेड होगा उनके पास रहेगा, और वही डीजल डिलीवर कर पाएगा। और फ्यूली विल बी रिफिलिंग दैट फॉर्म थ्रू एप्लीकेशन फ्यूली ऐप। स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में चारों दोस्त वडोदरा शहर के अस्पतालों, होटल्स और मॉल के अलावा छोटी मोटी यूनिटों को पेट्रोल डीजल पहुंचाते थे। धीरे धीरे लोगों को इनके बारे में जानकारी होती गई और नेटवर्क बढ़ता गया। इसके कुछ महीनों बाद ही फ्यूली सर्विस के जरिए इन लोगों ने वडोदरा, भरूच और पंचमहल जिले के ग्रामीण इलाकों में भी छोटी कंपनियों को पेट्रोल और डीजल देना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि आखिर पेट्रोल डीजल खरीदकर डोर स्टेप सस्ते दाम पर डिलीवरी करने से इन लोगों का फायदा क्या होता है? तो इसका जवाब इनके काम करने के तरीके में छिपा है। ये लोग लोकल मार्केट या पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं खरीदते हैं। इन लोगों ने कुछ ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनियों से टाई अप किया है और सीधे उन्हीं से पेट्रोल डीजल खरीद लेते हैं। सीधे ऑयल कंपनी से तेल खरीदने पर सस्ता पड़ता है। फोन कॉल या व्हाट्सएप के जरिए पेट्रोल या डीजल के लिए ऑर्डर किया जा सकता है। कॉल या व्हाट्सएप में अपनी लोकेशन और क्वांटिटी बतानी होती है। एक बार बुकिंग हो जाने के बाद 30 मिनट के भीतर उस लोकेशन पर फ्यूल पहुंचा दिया जाता है। अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग डिलीवरी रेट है, जो बेहद कम है। डोर स्टेप डिलीवरी के बाद भी फ्यूली सर्विस बाजार से कम दाम पर ही पेट्रोल या डीजल की होम डिलीवरी करता है। पेट्रोल डीजल लेने के बाद कैश या ऑनलाइन दोनों ही मोड में भुगतान किया जा सकता है। नवंबर 2020 में 50 लाख के निवेश से इसे शुरू किया गया। एक ही साल में कंपनी 3 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच गई है। इस नए स्टार्टअप के जरिए लोगों को सहूलियत तो हो ही रही है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। बदलते समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। फ्यूली सर्विस जैसी सुविधाएं भी इनमें से एक है। फ्यूली सर्विस के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह के कुछ स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। दिग्विजय पाठक, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे। घूमने फिरने का मन है तो चलिए लेकर चलती हूँ पहाड़ों की सैर करवाने। देखिए, इन दिनों सैलानियों के पहुँचने से पहाड़ गुलजार हैं। वैसे इस सीज़न में लोगों का पहाड़ों की तरफ रुख करना कोई नई बात नहीं, ऐसा हर साल होता है। लेकिन फ़र्क इस साल ये है कि इस बार हिमाचल और उत्तराखंड की ओर रुख करने वालों में दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की संख्या जो है वो कुछ ज़्यादा हो गई है। शिवांगी बताएंगी। बिल्कुल, और दिल्ली और आसपास के लोगों के पहाड़ों से बढ़ते प्यार को देखने की एक खास वजह भी है। वो वजह यह है कि दिल्ली की हवा बिगड़ रही है, क्वालिटी हवा की बिगड़ रही है, और इससे बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। चोटियों पर चमकती बर्फ ने हरी भरी पहाड़ियों का श्रृंगार किया तो धर्मशाला सैर सपाटे के शौकीनों के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन गया।
ये तस्वीरें हिमाचल के टूरिस्ट स्पॉट धर्मशाला की हैं। गाड़ियों का एक तरफा ट्रैफिक बताता है कि घूमने फिरने का शौक रखने वालों को ये जगह खासी पसंद आ रही है। धर्मशाला हिमाचल के कांगड़ा जिले की पहचान है। एक वजह तो है कुदरती खूबसूरती जो इसे सबसे खास बनाती है, और दूसरी बात ये कि तिब्बत की निर्वासित सरकार भी यहीं से चलती है। सैलानियों के लिए धर्मशाला हमेशा पसंदीदा जगह रही है, लेकिन इस बार दिल्ली और उसके आसपास के लोग बड़ी तादाद में धर्मशाला का रुख कर रहे हैं। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है दिल्ली की दमघोंटू हवा। लोग यहाँ आ रहे हैं और शुद्ध साफ हवा का आनंद उठा रहे हैं। हाँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ और स्पेशली इस बार हमने दोबारा से प्लान इसीलिए किया क्योंकि पहले एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, तो हमने फिर ये डेस्टिनेशन इसलिए चूज़ किया क्योंकि वेदर अच्छा है और यहाँ पे एंजॉय करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारे अट्रैक्शंस है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, तो वी थॉट स्पेशली पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है। It's very pleasant, a little cold, but I think the idea is to get away from the city and the pollution in other places, get a break. So that's why everybody comes to the hills, I guess. Really a great experience to actually come somewhere in India where you can breathe so freely and feel part of your lungs that I could never even feel in the longest time. So it's really nice out here. लोग यहाँ की याद दिल में बसा लेना चाहते हैं, इसलिए खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करने का मौका नहीं छोड़ते। चढ़ती सर्दियों में पहाड़ों की रानी शिमला भी सैलानियों से गुलजार है। ऊंची खूबसूरत पहाड़ियां लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। इस बार ज्यादातर लोगों के पास शिमला आने की भी वही वजह है जो धर्मशाला जाने वालों के पास, मतलब प्रदूषण वाली परेशानी से राहत की तलाश। घूमने फिरने के लिए दोस्तों और घर वालों के साथ लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, इसकी रफ्तार भी बढ़ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज देवोत्थान एकादशी का त्योहार है। आज से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। सनातन धर्म को मानने वाले इस दिन उपवास रखते हैं और शाम को भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर कैसे होगा आपके जीवन में शुभ और मंगल का आगमन। देवोत्थान एकादशी का बेहद पवित्र दिन, शुभता का होगा प्रवेश, मंगल कार्यों की खुलेगी राह, जब होगा शालिग्राम और तुलसी का विवाह। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवोत्थान एकादशी परम शुभकारी और बेहद मंगलकारी है। इस दिन श्री हरि और मां लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा रहती है। माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की उपासना शीघ्र फलदायी होती है। देवोत्थान एकादशी को तुलसी विवाह के साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस बार देवोत्थान एकादशी 14 और 15 नवंबर दोनों दिन लग रही है, इसलिए दोनों ही दिन एकादशी का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल मंदिर परिसर को इस खास मौके पर सजाया गया, संवारा गया है। लाइटिंग से पूरा मंदिर परिसर रोशन है। संगम नगरी प्रयागराज तो देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर 1,51,000 दियों की रोशनी से जगमग हो उठा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दीपावली के बाद आने वाली एकादशी के दिन पूरे 4 महीने बाद जागते हैं भगवान विष्णु, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी विवाह और दीपदान का भी महत्व है। इस दिन से सारे मंगल कार्यों की विधिवत शुरुआत हो जाती है। देवोत्थान एकादशी के दिन कुछ विशेष प्रयोग करके विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। देवोत्थान एकादशी की पूजा के लिए
गन्ने का मंडप बनाया जाता है, उसके बीच में चौक बनाया जाता है। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसको ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित किया जाता है। सुबह में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है, फिर चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। इस समय शंख, घंटा और कीर्तन की आवाज आती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है। कहते हैं श्रीहरि की कृपा जिसे मिलती है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसने लगती हैं। इसलिए देवोत्थान एकादशी पर व्रत, उपवास और पूजन करके लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर लीजिए और मांग लीजिए खुशहाल जीवन का महावरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, लड़कियां हैं तो चिट-चैट होगी, बातें भी होगी, पता नहीं चलता ना कि वक्त कहाँ गया, इसीलिए आते हैं हर रोज। जी हाँ, और कल आपसे फिर से मिलेंगे पॉजिटिव न्यूज का पिटारा लेकर। बिल्कुल, तब तक आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और रहिए पॉजिटिव हमारे साथ। बिल्कुल, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और देखना है गुड न्यूज टुडे।